गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ऋजुरेखीय पथ पर गति के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति। ऋजुरेखीय पथ पर गति को इंग्लिश में हम मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम जाने निर्देश फ्रेम क्या होता है। सबसे पहले हम ये जाने कि निर्देश फ्रेम क्या है। निर्देश फ्रेम को इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निर्देश फ्रेम जो होता है एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। यानी हम कहेंगे निर्देश फ्रेम जो है इसको इंग्लिश में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निर्देश फ्रेम निर्देशांक का एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति तथा गति का निर्धारण करते हैं। और हमारे फिजिक्स में जो है दो प्रकार के निर्देश फ्रेमों का उपयोग किया जाता है। नंबर एक होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय, नंबर एक जड़त्वीय, नंबर दो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। इन दो प्रकार के निर्देश फ्रेमों का उपयोग किया जाता है। एक तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है और दूसरा हमारा जो होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। यानी फिर एक बार सुन लीजिए, निर्देश फ्रेम को इंग्लिश में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निर्देश फ्रेम निर्देशांक का एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति तथा वस्तु की गति का निर्धारण करते हैं। अब इसके बाद में जो लेसन का नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति, इससे पहले हम कुछ बातों की स्टडी और कर लेंगे। आप जितने भी प्रकार की गति पढ़ेंगे, जैसे यहाँ तो ऋजुरेखीय पथ पर गति है, चाहे आपकी किसी अक्ष के पलटा गति हो या वृत्तीय गति हो, आकाश में उड़ती हुई पक्षी की गति हो, जितनी भी गतियां हैं सब प्रकार की गति को तीन भागों में बांटा गया है। यानी कोई भी गति तीन ही प्रकार की होगी, या तो वो वन विमीय गति होगी, या द्विविमीय गति होगी, या त्रिविमीय गति होगी। एक विमीय गति को इंग्लिश में हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति को इंग्लिश में हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं तथा त्रिविमीय गति को इंग्लिश में हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी प्यारे विद्यार्थियों, कहने का अर्थ यह है कि हमारे नेचर में जितनी प्रकार की गतियां हैं वो या तो एक विमीय गति के अंतर्गत होगी, या द्विविमीय गति के अंतर्गत होगी, या फिर त्रिविमीय गति के अंतर्गत होगी। तो सबसे पहले हम एक विमीय गति की बात करते हैं। एक विमीय गति को इंग्लिश में हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एक विमीय गति क्या होती है? जब किसी वस्तु की गति का निर्धारण करने के लिए हमें केवल एक अक्ष की आवश्यकता पड़े, चाहे वो एक्स अक्ष हो या फिर वाई अक्ष हो या फिर जेड अक्ष हो, तो उस वस्तु की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी वस्तु की गति का निर्धारण करने के लिए, किसी वस्तु की गति का निरूपण करने के लिए एक्स वाई तथा जेड निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, तो उस वस्तु की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। इस एक लाइन में हम कह सकते हैं कि एक विमीय गति वह गति होती है जिसको परिभाषित करने के लिए, जिसको निरूपित करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो और चाहे जेड अक्ष हो। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है, जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है, तो उस वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाएगी। लेसन का हमारा नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो जो ऋजुरेखीय पथ पर गति है बच्चों, वो एक विमीय गति के अंतर्गत आती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है, तो
उस वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, ये आपकी जो होगी एक विमीय गति के अंतर्गत आएगी। ऊपर की ओर उछाली गई गेंद की गति, ये भी आपकी जो है एक विमीय गति के अंतर्गत आएगी। या आनत समतल पर चढ़ते हुए व्यक्ति की गति भी एक विमीय गति के अंतर्गत आएगी। यानी एक विमीय गति वह गति होती है जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलता है, और एक विमीय गति को परिभाषित करने के लिए हमें केवल x, y और z में से एक अक्ष की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति। द्विविमीय गति को इंग्लिश में हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। द्विविमीय गति को इंग्लिश में हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति को निरूपित करने के लिए एक साथ दो अक्षों की आवश्यकता पड़ जाए, मीन्स x y अक्ष की या y z अक्ष की या z x अक्ष की, दो अक्ष की एक साथ आवश्यकता पड़ जाए, तो उस वस्तु की गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। यानी द्विविमीय गति को परिभाषित करने के लिए, द्विविमीय गति को निरूपित करने के लिए हमें एक साथ दो अक्ष की आवश्यकता पड़ती है। यानी x y या फिर y z या z x, इनकी एक साथ आवश्यकता पड़ती है, तो वस्तु की गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। इस गति में गतिशील वस्तु जो होता है एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करता है। जैसे प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति आपके द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। आगे लेसनों में हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और पढ़ेंगे वृत्तीय गति पढ़ेंगे, जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये सब आपके जो हैं द्विविमीय गति के अंतर्गत आते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है, प्रक्षेप गति करता है, तो उसकी गतियां द्विविमीय गति कहलाती है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति को इंग्लिश में हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। त्रिविमीय गति क्या होती है? जब किसी वस्तु की गति को परिभाषित करने के लिए, जब किसी वस्तु की गति को निरूपित करने के लिए एक साथ तीनों अक्ष की आवश्यकता पड़ जाए, यानी x, y और z, यानी तीनों निर्देशांक हम यूज कर लें, x निर्देशांक, y और z, तो उस वस्तु की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आसमान में उड़ते हुए पक्षी की गति, किसी पात्र में, किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, ये आपके जो है त्रिविमीय गति के उदाहरण हैं। यानी किसी भी बंद पात्र में जो गैस के अणुओं की गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। या आसमान में उड़ते हुए पक्षी की गति जो होती है ये भी त्रिविमीय गति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हम एक विमीय गति, द्विविमीय गति और तीन विमीय गति के बारे में अध्ययन किए। जो हमारा लेसन है, लेसन का नाम है रिज रेखीय पथ पर गति। इसको इंग्लिश में मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ कहते हैं। रिज रेखीय पथ पर गति एक विमीय गति होती है। यानी कहेंगे जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है, अर्थात जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा तय किया गया पथ सरल रेखीय हो, तो उस वस्तु की गति को हम रिज रेखीय गति कहते हैं। यानी रिज रेखीय गति जो है एक विमीय गति है, वन डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आती है। अब हम जो है दूरी तथा विस्थापन की बात करेंगे। दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में हम डिस्टेंस कहते हैं एंड विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले इस सेशन में हम अब दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। दूरी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, विस्थापन क्या है इसके बारे में जानेंगे। दूरी के बारे में पहले हम बात करते हैं। कहेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा वास्तव में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा वास्तव में तय किए गए कुल पथ की लंबाई या कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक मीटर है। यानी दूरी को परिभाषित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अतः दूरी अदिश राशि है। दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। अब हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी
नाम से क्लियर है डिस्प्लेसमेंट, जब तक उसका किसी वस्तु का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब तक विस्थापन शून्य माना जाएगा। तो विस्थापन की परिभाषा होती है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यानी फिर सुन लीजिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं, या हम कह सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन की परिभाषा है। जैसे सपोज कर लो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, ठीक। मान लिया कोई भी वस्तु ए है, यहां से यहां जानी है, तो इसका एक पाथ है कि ए से बी पर जाए वो वस्तु, और फिर बी से सी पर जाए, और एक रास्ता है ए से सी पर जाए। तो ए से सी का पाथ जो होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, न्यूनतम पाथ होगा, तो यही आपका विस्थापन कहलाता है। तभी परिभाषा बताएगी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर यहाँ से ए से बी की बीच की दूरी 3 मीटर हो और बी से सी की बीच की दूरी 4 मीटर हो, तो जब हम दूरी की बात करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी 3 + 4 = 7 मीटर हो जाएगा। और जब विस्थापन की बात करेंगे यहाँ पे तो AC हो जाएगा, तो AC बराबर √AB² और प्लस BC² हो जाएगा, यानी √3² + 4²। इसको सॉल्व करेंगे √9 + 16 हो जाएगा, यानी √25 यानी 5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि दूरी आपकी 7 मीटर आई और विस्थापन 5 मीटर आया। विस्थापन को परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि दूरी को परिभाषित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि मात्रक दोनों के सेम है, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, लेकिन दूरी जो होती है सदिश राशि है और विस्थापन आपका जो है सदिश राशि है। दूरी की विमा भी कैपिटल एल होती है और विस्थापन की विमा भी कैपिटल एल होती है। यहाँ से आपने देखा कि दूरी 7 मीटर आई, विस्थापन 5 मीटर आया, तो कहने का अर्थ है कि अगर हम दूरी को विस्थापन से डिवाइड कर दें तो इस केस में तो 1 से ज्यादा होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से अधिक होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से कम कभी भी नहीं हो सकता। यानी कहने का अर्थ ये है कि दूरी विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से ज्यादा होगी, लेकिन किसी भी दशा में दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। दूरी विस्थापन के बराबर तब होगी जब कोई भी वस्तु एक ही जो है दिशा में सरल रेखा में गति करती है, तो उस कंडीशन में जो है दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। अदरवाइज दूरी ज्यादा होगी और विस्थापन जो होगा वो कम होगा, ठीक है, लेकिन दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। और ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव आर मस्ट बी जीरो। अर्थ कहने का मतलब ये है कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अगली बात हमको ये भी ध्यान में रखना है कि किसी गतिशील वस्तु की दूरी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? जब कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करता है या करती है पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाएगी, तो उस कंडीशन में, ऐसी दशा में जो विस्थापन होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे मान लिया हमारे घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आगे जब हम सुबह विद्यालय जाएंगे और दोपहर में या शाम को विद्यालय से पुनः घर आ जाएंगे, तो घर के सापेक्ष हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन दूरी जो होगी 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आए 10 किलोमीटर हो गई। यानी कहने का अर्थ क्या है, कहने का आशय यह है कि जो वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है यदि पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है, तो ऐसी दशा में
विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जो होगा वो वास्तव में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई सब आपस में जुड़ जाएगी और दूरी 0 नहीं होगी। इसलिए दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, विस्थापन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों हम दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। धन्यवाद।